मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील दत्त अपने लाडले बेटे संजय को शूटिंग दिखाने के लिए सेट पर ले आते हैं। तभी रूपा नाम का एक डकैत आ जाता है। रूपा डकैत ने संजय को अपनी गोद में ले लिया और सुनील दत्त से पूछा, अगर हम इस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं तो कितना पैसा दोगे? ये सुनकर सुनील दत्त घबरा जाते हैं। सुनील ने दिमाग से काम लिया और स्मार्टली हंसते हैं और डकैत के हाथ से अपना बच्चा ले लेते हैं। रूपा डकैत के कारण उस दिन की शूटिंग कैंसिल हो जाती है। अगले ही दिन सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय और पत्नी नरगिस को बॉम्बे वापस भेज दिया। इस तरह जाकर संजय दत्त की जान बची। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 के दिन हुआ था। संजय के पिता सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। वहीं उनकी मां नरगिस मुस्लिम परिवार से आती थी। उनका असली नाम था फातिमा राशिद। बचपन में संजय को खिलौने वाली बंदूकों से खेलने का शौक था। एक दिन संजय के हाथ अपने पिता सुनील दत्त की असली लाइसेंसी बंदूक लग जाती है, जिससे अपने ही घर की नौकरानी पर गोली चल जाती है। दिन अच्छा था कि नौकरानी सिर्फ बुरी तरह से जख्मी हुई। दत्त परिवार ने उनका इलाज करवाया और मामले को रफा दफा कर दिया। सुनील दत्त के पाली हिल वाले बंगले पर अक्सर बॉलीवुड के बहुत से लोग आते जाते रहते थे, जिनके साथ सुनील दत्त स्मोकिंग किया करते थे और इसके टुकड़े नीचे बगीचे में फेंक दिया करते थे। इन फेंकी हुई सिगरेट से ही संजय को सिगरेट की लत लग जाती है। इस समय संजय की उम्र मात्र 10 साल थी। एक दिन सुनील दत्त ने देखा कि बगीचे से धुआं आ रहा है। नीचे देखा तो वहाँ संजय जमीन पर लेटकर सिगरेट पी रहे। सनावर में मौजूद लॉरेंस स्कूल में करा दिया जाता है ताकि उनमें कुछ सुधार आ सके। माना जाता है कि ये सलाह किसी और ने नहीं बल्कि दत्त परिवार की करीबी रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। स्कूल के दिनों में ही संजय के लिए शराब सिगरेट रोज का हफ्ते में 2 रुपए मिलते थे, जिससे वे शराब पर खर्च कर देते थे। स्कूल में संजय को एक बिगड़ैल बच्चे के तौर पर देखा जाने लगा, टीचर्स के लिए जो एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। एक दिन एक टीचर ने संजय को इतना पीटा कि उन्हें गैंग्रीन की बीमारी हो गई और उनके माता पिता को उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लॉरेंस स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। संजय का एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन संजय का पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था। वे अक्सर ओबरॉय होटल के नाइट क्लब, रॉक कंसर्ट्स और मूवीज देखने के लिए निकल जाते थे। कॉलेज में ही संजय ने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। एक्सपेरिमेंट के तौर पर गांजा पीना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वे कोकेन, हेरोइन, LSD और एसिड जैसी खतरनाक ड्रग्स भी करने लगे। हाल ये हो गया कि जितनी भी तरह की ड्रग्स इंडिया में मौजूद थी वे सब संजय ने कर डाली। इधर नरगिस को भी अपने बेटे में ये बदलाव नजर आ रहे। संजय घंटों अपने कमरे में बंद रहते। नरगिस को उनके सामान से कोकीन, हेरोइन और गांजा मिलने लगा। संजय के आए दिन झगड़े होने लगे। वे ज्यादातर वक्त अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ बाहर रहते या घंटों केवल अपने कमरे में बंद रहते। लेकिन नरगिस ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि संजय किस हद तक ड्रग्स करने लगे हैं। वे अपने बेटे को कैसे भी करके बचाना चाहते। संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ की रॉकी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे खुद सुनील दत्त डायरेक्ट करने वाले थे। वूब स्टूडियो में रॉकी फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन संजय ने ड्रग्स करना नहीं छोड़ा। एक दिन संजय ने LSD नाम का नशा किया हुआ था। तभी सुनील दत्त ने उन्हें अपनी ऑफिस बुला लिया। संजय को लगा कि उनके पिता मोमबत्ती की तरह पिघल रहे हैं। सुनील दत्त समझ ही नहीं पाए कि उनके बेटे को क्या हो गया है। सुनील दत्त ने अपने नौकरों से कहा कि इसे लेकर जाओ, ये पागल हो गया है। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान ही संजय का अपनी को स्टार टीना मुनीम से अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन नरगिस इससे खुश नहीं थी। इन्हीं दिनों एक दिन पता चला कि नरगिस को पैंक्रियाटिक कैंसर है। नरगिस को तुरंत ही न्यूयॉर्क के एक कैंसर सेंटर ले जाया जाता है। एक ऑपरेशन के बाद नरगिस की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे कोमा में चली जाती हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। इस मुश्किल दौर में भी संजय ड्रग्स नहीं छोड़ पाए। वे अपने जूतों में हेरोइन छिपाकर अमेरिका ले जाते हैं। इस कोमा से बाहर आ गई। होश में आते ही उन्होंने पूछा, संजू कहाँ है? संजय को तुरंत बुलाया गया। माँ को होश में देखकर संजय फूट फूट कर रोए। 1981 में नरगिस मुंबई वापस लौट आती हैं, लेकिन मुंबई आकर भी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कि फिल्म की रिलीज डेट 8 मई 1981 तय की गई थी, लेकिन नरगिस की मौत हो जाती है। नरगिस की मौत का संजय को इतना बड़ा सदमा लगा कि वे रोए तक नहीं। नरगिस की कब्र पर गया और सिनेमा हॉल में नरगिस की सीट यानी कि E15 खाली रखी गई। संजय और सुनील दत्त पूरी फिल्म के दौरान उस खाली सीट को देखते रहे। तारीफ उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वो माँ फिल्म देखने से कुछ दिन पहले ही हमेशा के लिए जा चुकी थी। इधर रॉकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। संजय की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी संजय का सहारा बने कुमार गौरव और टीना मुनीम। कुमार गौरव उस समय संजय की बहन नम्रता दत्त को डेट कर रहे थे। विधाता और दूसरी मैं आवारा हूँ, ये दोनों ही फिल्में हिट रहती हैं। विधाता साल
1982 की सबसे बड़ी हिट बनी, लेकिन संजय के सेट पर नशे में होने और बेहोश होने की खबरें अब आम थीं। संजय से अब प्रोड्यूसर्स भी परेशान रहने लगे थे। दत्त ने ही अपनी तरफ से प्रोड्यूसर्स को अपने बेटे की हालत के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इस सुनील दत्त ने संजय के इलाज की कोशिशें शुरू कर दी। मुंबई की एक क्लिनिक में संजय को इलेक्ट्रोड थेरेपी दी जाती है जो दर्दनाक थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा संजय पर नहीं हुआ। संजय का ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ भी संजय को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। एक दिन संजय को अपनी बहन प्रिया की जगह प्रिया को डर लगने लगा। वे कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए गोरखा होने का नाटक करने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, जी साहब बोलो क्या करने का है साहब। संजय ने जवाब दिया, मेरे लिए चरस लेकर आओ। प्रिया ने कहा, चरस नहीं है मेरे पास, बीड़ी है। बीड़ी मांगता है क्या? साल 1982 में सुनील दत्त संजय को टीना के साथ इलाज के लिए जर्मनी ले जाते हैं। इसी दौरान टीना राजेश खन्ना के साथ सौतन फिल्म कर रही थी। दोनों के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इस खबर से संजय का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और टीना से उनका रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाता है। महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां पर राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे और उन्हें घूरते रहे, लेकिन इस दौरान राजेश खन्ना चुप रहे और मारपीट की नौबत नहीं आई। 22 नशे में होने के कारण संजय ने अपने घर में अपनी एक राइफल से हवा में गोलियां चला दी। घर की खिड़कियां और कार के शीशे टूट जाते हैं। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। संजय बदहवास हालात में थे और चिल्ला रहे थे, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूं। घटना के अगले दिन संजय ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। संजय पर लापरवाही से हथियार इस्तेमाल करने का केस दर्ज हो जाता है और 500 रुपए की जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। इस घटना के समय सुनील दत्त और संजय की बहनें अमेरिका में थीं। संजय ने मीडिया से कहा कि बंदूक साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई थी। एक लगातार 2 दिन तक सोते रहे। 2 दिन बाद संजय को होश आया। संजय ने आईने में देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई हैं। धसी हुई आंखें और बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर संजय को लगा कि वे अब मरने वाले हैं। 1984 में सुनील दत्त संजय को अमेरिका ले जाते हैं। मियामी के एक अस्पताल में संजय का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने संजय से पूछा कि वे कौन कौन सी ड्रग्स करते हैं, तो संजय ने कहा, यार ये तो सब टिक करना पड़ेगा। संजय की हालत देखकर डॉक्टर हैरान थे कि इतनी सारी ड्रग्स लेने के बाद भी संजय जिंदा कैसे हैं। अंततः एक बार फिर अमेरिका में संजय का इलाज शुरू होता है और सुधार नजर आने लगा। 1 महीने के डिटॉक्स के बाद संजय को लगा कि वे ठीक हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें लंबे समय के लिए मिसिसिपी के एक रिहैब सेंटर भेजना चाहते थे। रिहैब सेंटर में संजय को करीब 30 अन्य मरीजों के साथ रखा गया। रिहैब सेंटर में संजय को अच्छा लगने लग जाता है। उन्होंने दोस्त बनाए, खाना बनाना सीखा और बिना ड्रग्स के जीवन का आनंद लेने लगे। इस रिहैब सेंटर में संजय को हफ्ते में 1 बार फोन करने की इजाजत थी। हालांकि रिहैब सेंटर में रहने के बाद भी संजय के लिए अकेलेपन और नशे की लत से लड़ना आसान नहीं था। सुनील दत्त को शक हुआ कि संजय ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। वे निराश होकर भारत लौट आते हैं। उन्होंने संजय को नरगिस की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए कुछ टेप भेजे, जिनमें नरगिस संजय को सलाह दे रही थी और अपने प्यार का इजहार कर रही थी। इस बार अपनी मृत माँ की आवाज़ सुनकर संजय फूट फूट कर रोए। ये संजय के जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने ठान लिया कि अब वे नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। And that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. Never ever on drugs. सितंबर 1984 में संजय मुंबई लौट आते हैं। इस बार संजय की इच्छा शक्ति जीत गई। संजय ने ड्रग डीलर को वहां से भगा दिया। ये वो दिन था जब पहली बार संजय को लगा कि उन्होंने नशे के खिलाफ पहली जंग जीत ली है। संजय अपना ज़्यादातर टाइम बांद्रा के सी रॉक होटल में स्क्वैश खेलकर बिताते थे। फिर एक दिन फिल्म प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा ने संजय को अपनी एक्शन फिल्म जान की बाजी ऑफर की। संजय ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। जान की बाजी के सेट पर पहले ही दिन संजय घबराए हुए थे, लेकिन शॉट पूरा होते ही यूनिट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ठीक ठाक चली, लेकिन संजय को अब एक बड़ी हिट की तलाश थी। इसी समय डायरेक्टर महेश भट्ट, जिनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही थी, कुमार गौरव, जिनका करियर लव स्टोरी के बाद अच्छा नहीं चल रहा था, स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान, जो जावेद अख्तर से अलग होने के बाद खुद को साबित करना चाहते थे, और संजय दत्त, जो एक यादगार वापसी के इंतजार में थे। महेश भट्ट 2 सौतेले भाइयों की एक कहानी पर काम कर रहे थे। कुमार गौरव ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। सलीम खान ने स्क्रिप्ट लिखी। फिल्म में लीड रोल के लिए कुमार गौरव और संजय दत्त को लिया गया था। हालांकि कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि संजय का किरदार जो फिल्म में मर जाता है वो ज्यादा दमदार था। लेकिन कुमार गौरव ने संजय के साथ अपनी दोस्ती निभाई और फिल्म बनाने पर अड़े रहे। इन 2 सौतेले भाइयों की इस फिल्म का नाम रखा गया नाम। इसमें कुमार गौरव ने जिम्मेदार भाई रवि का किरदार निभाया
किया और संजय ने एक भटके हुए भाई विक्की का, जो दुबई जाकर ड्रग्स के धंधे में फंस जाता है। विक्की का किरदार काफी हद तक संजय की असल जिंदगी से मिलता जुलता था। पंकज उदास की गजल चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है की सफलता के बाद संजय का कॉन्फिडेंस लौट आता है।